अध्याय 287 चलो दोस्ती करते हैं। रोहित के इस कायरतापूर्ण बयान पर, जो ऐसे लग रहा था जैसे किसी कछुए ने अपना सिर सिकुड़ने का मन बना लिया हो, अरविंद, ली जून, अरूप गुप्ता और यहाँ तक कि उपमंत्री अधीरा भी अंदर ही अंदर अवाक थे। यह आदमी अभिमानी और अहंकारी है, जो कि अब जबकि रोहित के पास ताकत और पूंजी है, तो ये डरावना नहीं है। फिर भी पिंजरे से निकले शेर की तरह बर्ताव करने के बजाय वह एक छोटे पिल्ले की तरह दुबका रहना चुनता है। इसका क्या मतलब है? अन्य भूत मास्टर इस घटना की असली सामग्री को नहीं समझे। उन्हें लगा कि रोहित को बस किस्मत का साथ मिला है, लेकिन वे सच्चाई जानते थे। अरूप गुप्ता ने इसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई। भूखे भूत को बंद करने का सारा श्रेय रोहित के अपने प्रयासों को जाता था, और वे रोहित के जानबूझकर कमजोर दिखने के इस कृत्य को उजागर नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस घटना के बाद वह भूत मास्टरों के मुख्यालय में एक संभावित शीर्ष योद्धा के रूप में उभरा था। कोई भी कार्रवाई की जाए या निर्णय लिया जाए, उन्हें उसकी भावनाओं और पद का ध्यान रखना था। तुम अभिमानी क्यों नहीं बने रहते? मैंने तो तुम्हें अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए अन्य भूत मास्टरों को जबरदस्ती दबाने की भी अनुमति दी थी। तो अब पीछे हटने का क्या मतलब है? अरविंद अंदर ही अंदर कुछ घुटन महसूस कर रहे थे। अरविंद की योजना थी कि रोहित बैठक में अपनी ताकत दिखाए, ताकि शीर्ष भूत मास्टर डर जाएं, और उसके बाद उसे भूत मास्टरों के मुख्यालय के लिए एक उच्च स्तरीय शक्ति के रूप में तैयार किया जाए। अन्य अति आत्मविश्वासी भूत मास्टर अब डर चुके होंगे, निश्चित रूप से उसका सम्मान करेंगे, जिससे भविष्य के कप्तान की योजना को भी फायदा होगा। लेकिन रोहित का कायरतापूर्ण प्रदर्शन का मतलब था कि वह अत्यधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। ऐसा भी लग रहा था कि अब से उसने बस अपने जीवन को जयपुर शहर में अपनी छोटी सी दुनिया में जीने की योजना बनाई थी। दरअसल सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बल्कि प्रीतम, सुनीता और पहले कपेल ने भी बैठक के वास्तविक स्वरूप को भांप लिया था और रोहित के विचारों को महसूस करना शुरू कर दिया था। उसे लगता है कि उसने बहुत अधिक श्रेय हासिल कर लिया है, जो भविष्य में उसके लिए मुसीबतें लाएगा। इसलिए वह इस बैठक का उपयोग अपनी उपलब्धियों को जितना हो सके उतना कम करके आंकने और मंडल में अपने प्रभाव को कम करने के लिए करना चाहता है। सुनीता ने रोहित के व्यवहार को देखते हुए उसके विचारों को समझा। रोहित के साथ सहयोग करने वाले कुछ भूत मास्टरों में से एक होने के नाते सुनीता उसकी क्षमताओं और उसके चरित्र को अच्छी तरह जानती थी। सावधान, यहाँ तक कि लगभग सनकी होने की हद तक। हालांकि ये ठीक इसी चरित्र की वजह से था कि उसके बचने की संभावना दूसरों की तुलना में कहीं अधिक थी। यह मुश्किल है। रोहित अलग दिखना नहीं चाहता। उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट से हम देख सकते हैं कि वह इसी तरह का व्यक्ति है। अगर भूखे भूत की घटना जयपुर शहर में नहीं हुई होती, तो मुझे लगता है कि उसने इसके बारे में पूछा भी नहीं होता। अरविंद को फिर से सिरदर्द होने लगा। अन्य भूत मास्टरों को केवल ये पता लगाना होता है कि खूंखार भूतों को कैसे नियंत्रित किया जाए, जबकि उसे इन भूत मास्टरों से कैसे निपटा जाए, इस पर विचार करना पड़ता है। अप्रत्यक्ष पूछताछ के तहत रोहित जानकारी छिपाना चुनता है, यहाँ तक कि उन दिनों की घटनाओं पर चर्चा करने से भी मना कर देता है। उपमंत्री अधीरा ने सोचा, जिसका अरविंद से अलग दृष्टिकोण था। वह रोहित की रिपोर्ट देते समय बैठक के दौरान उससे कुछ महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार रोहित की अब एक अलग स्थिति और पहचान थी। वह मुख्यालय के नाम पर खुफिया जानकारी निकालने के लिए जबरदस्ती के तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकता था। कहीं रोहित असहज महसूस न करे और सीधे इस्तीफा देने का फैसला कर ले। अगर वह इस्तीफा दे देता है तो अधीरा ने सोचा कि उपमंत्री के रूप में उसकी स्थिति भी खत्म हो जाएगी, सेवानिवृत्ति का समय आ जाएगा। वह केवल नर्म तरीकों का उपयोग कर सकता था, यहाँ तक कि ऐसे भी जो अगोचर हों, ताकि रोहित स्वेच्छा से बोले। लेकिन परिणाम भयानक थे। जहाँ तक अरूप गुप्ता का सवाल है, वह एक दर्शक की तरह बस वहीं बैठा रहा, मानो उससे कोई मतलब न हो। यहाँ तक कि जब रोहित ने सारा श्रेय उस पर डालने की पूरी कोशिश की, तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन यह मौन स्वीकृति ही थी जिसने अन्य भूत मास्टरों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भूखे भूत की घटना का समाधान रोहित से बहुत कम लेना देना था। रोहित ने बस हाथ बंटाया। असली छिपा हुआ हीरो प्रोफेसर अरूप गुप्ता थे। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी कामयाब हो जाता। कई लोगों ने यह विचार मन में पाला, एक कड़वा रोष महसूस किया, जैसे योग्य दूर थे और अयोग्य प्रसिद्धि पा रहे थे। आखिरकार रोहित भूत मास्टरों में हाल ही में शामिल हुआ था, और वह अभी भी एक हाई स्कूल का सीनियर था। अनुभव, उम्र या प्रसिद्धि के मामले में वह दूसरों से कैसे तुलना कर सकता था? वह एक स्तरीय अलौकिक घटना को कैसे हल कर सकता था? तो इस ऑपरेशन रिपोर्ट के बारे में मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। अगर कोई बेहतर जानता है तो वह प्रोफेसर अरूप गुप्ता हैं। उन्होंने ही कारावास की योजना बनाई थी। मैंने बस योजना का पालन किया।
कुछ सवालों का जवाब मैं सच में नहीं दे सकता। जहां तक अंत में ये सफल क्यों हुआ, मुझे भी नहीं पता। मैंने बस कदम दर कदम योजना का पालन किया और अंत में भूखे भूत को बंद कर दिया गया। रोहित ने अपने हाथ फैलाए, बोलते समय कुछ भ्रमित दिख रहा था। अरूप गुप्ता की प्रशंसा करते हुए उसके कायरतापूर्ण बयानों के सामने, यहाँ तक कि जो लोग रोहित से असंतुष्ट थे वे भी शायद ही कोई हंगामा कर सकते थे। आखिरकार उसने कुछ हासिल किया था और इतना विनम्र हो रहा था, नुक्ताचीनी करने का कोई कारण नहीं था। रोहित चाहे अपनी उपलब्धियों को कितना भी कम करके आंकने की कोशिश करे, ये भूखे भूत की घटना निश्चित रूप से सरल नहीं है। मैं तो जयपुर शहर में प्रवेश भी नहीं कर सका, और भूत के भय का स्तर कम कैसे हो सकता है। मंत्री को मदद के लिए विदेश जाना पड़ा और रोहित की फाइल को फिर से एन्क्रिप्ट करके सील कर दिया गया है। कई रहस्य जो हम नहीं जानते अंदर छिपे हुए हैं। हमें इस घोस्ट आय रोहित पर नजर रखनी चाहिए। अगर वह खूंखार भूतों के पुनरुत्थान से नहीं मरता है तो वह निश्चित रूप से एशिया के शीर्ष भूत मास्टरों में शामिल होगा। लेकिन सभी भूत मास्टर यह नहीं मानते कि रोहित बस भाग्यशाली था। कुछ अनुमान लगाते हैं कि रोहित ने जानबूझकर यह नाटक किया ताकि वह लो प्रोफाइल बना रहे, खुद को छिपाए रखे ताकि निशाना बनने से बच सके। रोहित की बकवास के बीच एक मिशन ब्रीफिंग समाप्त हुई। रोहित मंच से नीचे उतरा और अपनी सीट पर लौट आया, मूंगफली चबाते हुए एक दर्शक बना रहा। तुम वाकई भाग्यशाली हो, इतना श्रेय कमा रहे हो। चाहे वह पदोन्नति हो, मुख्यालय में स्थिति हो या संसाधन आवंटन, तुम्हें एक बड़ा फायदा होगा। कुछ दिनों में मुख्यालय तुम्हें एक घोस्ट कैंडल भी प्रदान कर सकता है, बगल में बैठे एक अंतर्राष्ट्रीय भूत मास्टर ने ताना मारते हुए कहा। जिस घोस्ट कैंडल का वह जिक्र कर रहा था वह लाल वाली थी, जो दुर्भावनापूर्ण आत्माओं के हमलों का सामना कर सकती थी, न कि वे बड़े पैमाने पर उत्पादित सफ़ेद घोस्ट कैंडल। रोहित को गुस्सा नहीं आया, बस हंसा। जिंदा रहना ही काफ़ी अच्छा है, कोई भी पुरस्कार इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसे लगा कि वह बकवास कर रहा है। अगर अरूप गुप्ता ने इस बार उसे 2 घोस्ट कैंडल नहीं दी तो उसने जो भी प्रयास किया था उसके लिए यह वास्तव में उचित नहीं होगा। ये सच है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ कोई सौदा करने में दिलचस्पी रखते हो? मुझे घोस्ट कैंडल की काफ़ी चिंता है। मुख्यालय से अपना पुरस्कार मिलने के बाद तुम मुझे बेच क्यों नहीं देते? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, भूत मास्टर ने प्रस्ताव दिया। 10 अरब प्लस मेरा वार्षिक गोल्ड कोटा कैसा रहेगा? इसके अलावा मैं तुमसे दोस्ती भी करना चाहता हूँ। अगर जयपुर शहर में, जिसकी तुम देखभाल करते हो, कोई भी आध्यात्मिक रूप से असामान्य घटना होती है तो तुम मेरी मदद मांग सकते हो। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। फिर उसने एक बिजनेस कार्ड थमाया। कार्ड पर एक नाम था, रंजन, और उसके बगल में एक निजी मोबाइल नंबर। मुझे भी उस वस्तु की ज़रूरत है और मैं इसे अभी बेचने में दिलचस्पी नहीं रखता। मुझे वास्तव में खेद है रंजन, भूत मास्टर, रोहित ने कहा। घोस्ट कैंडल एक रणनीतिक स्तर का संसाधन था। आध्यात्मिक रूप से असामान्य घटनाओं का सामना करते समय घोस्ट कैंडल के साथ कोई हवा के साथ बोल्ड हो सकता था और उसके खिलाफ ज्वार को मोड़ सकता था। इसे बेचने वाला कोई भी बेवकूफ़ होगा। कभी कभी एक और दुश्मन होने के बजाय दोस्त बनाना बेहतर होता है, क्या तुम नहीं सोचते? रोहित, रंजन ने कहा, अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए, और अचानक कसकर दबाया। यह ऐसा था जैसे वह उसकी पूरी बांह कुचलना चाहता हो। उसका लहजा धमकी से भरा था। निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय भूत मास्टर बनने के बाद भी इन भूत मास्टरों में निहित पागलपन अभी भी छिपाया नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि यहाँ सम्मेलन कक्ष में इतने सारे लोगों के सामने उसने रोहित, इस यशस्वी भूत मास्टर के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाया। दूसरे लोग इस दृश्य को देखकर दिलचस्पी से देख रहे थे, चुप थे। भूत मास्टरों की नई और पुरानी पीढ़ियों के बीच एक टकराव। रंजन को इस तरह के काम में एक वरिष्ठ माना जाता था, जबकि रोहित एक नौसिखिया था जिसने अभी शुरुआत ही की थी। हालांकि उसने भय के स्तर की आध्यात्मिक घटना को सुझाने का श्रेय प्राप्त किया था, लेकिन उसके पास वास्तव में कौशल था या नहीं, यह अभी देखा जाना बाकी था। तो इन दोनों के बीच इस प्रतियोगिता का परिणाम देखना अच्छा था। वैसे भी मैं कोई ऐसा हूं जिसने 2 भूतों को वश में किया है। क्या तुम मुझे कुछ इज्जत दे सकते हो? रोहित ने कहा, अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो हम अब भी दोस्त हैं और हम भविष्य में एक साथ मजे कर सकते हैं, रंजन ने एक शर्तिया मुस्कान के साथ कहा। रोहित ने जवाब दिया, तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता। क्या तुम फिर से विचार नहीं करोगे? अगर हम दोस्त नहीं बन सकते तो हम दुश्मन बन सकते हैं, रंजन ने कहा। रोहित ने एक पल के लिए सोचा। उसी क्षण अरूप गुप्ता ने कहा, थोड़ा शांत हो जाओ, बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखो। वह भी एक यशस्वी भूत मास्टर है और अभी लगातार आध्यात्मिक रूप से असामान्य घटनाओं के साथ आपसी झगड़ा एक बहुत ही अतार्किक कार्य है। इस तरह के संघर्ष को तुरंत रोको।
प्रोफेसर अरूप गुप्ता, चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं बस रोहित के साथ निजी तौर पर व्यापार पर चर्चा कर रहा हूँ। ये मुख्यालय की चिंता नहीं होनी चाहिए, है ना? रंजन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्षमा करें, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, अरूप गुप्ता ने कहा। क्या? रंजन की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। उसी क्षण रोहित ने कहा, मैंने एक पल के लिए सोचा और वास्तव में नहीं लगता कि मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। अगर हम दोस्त नहीं बन सकते और दुश्मन बन जाएंगे तो मैं तुम्हें यहीं और अभी निपटा दूं, ताकि भविष्य में तुम्हारे द्वारा मुझे परेशान करने से बचा जा सके। बताओ, तुम कितना गहरा दफनाया जाना चाहते हो? जिस क्षण उसके शब्द समाप्त हुए, उसके माथे की त्वचा किसी चीज से फट गई और एक विचित्र लाल आंख रंजन पर टकटकी लगाए हुए थी। रंजन चकित था और अभी तक प्रतिक्रिया नहीं कर पाया था जब रोहित की बांह थोड़ी सी थी। चटक टिल्ड। वह बांह जो उसके कंधे पर टिकी हुई थी पूरी तरह से टूटकर अलग हो गई थी। कोई दर्द महसूस किए बिना या यहाँ तक कि कुछ भी अजीब देखे बिना रंजन का शरीर एक पहेली में एक ब्लॉक की तरह था, एक टुकड़ा मनमाने ढंग से हटा दिया गया। क्या? जमीन पर गिरी हुई बांह को देखकर रंजन हैरान था। ये रोहित, क्या वह घोस्ट आई का रोहित के नाम से नहीं जाना जाता था? क्या उसकी आंखें प्राथमिक चिंता नहीं होनी चाहिए? यह इस तरह कैसे हो सकता है? दूसरे भूत की क्षमता। रंजन तुरंत समझ गया, उसका चेहरा क्रूरता से विकृत हो गया और सहज रूप से जवाबी कार्रवाई करना चाहा। वह देखना चाहता था कि क्या रोहित में वास्तव में भय के स्तर की आध्यात्मिक घटना को हल करने की क्षमता है। सम्मेलन कक्ष में टकराव। रोहित बातचीत में विनम्र हो सकता था, लेकिन उसने कभी भी विनम्रता को अपने चरित्र पर हावी नहीं होने दिया। विनम्रता से बोलना केवल दूसरों को नाराज करने से बचने और अपनी गर्दन बाहर निकालने से रोकने का एक तरीका था। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में डरपोक होना, नुकसान उठाने और धमकाया जाना बहुत आसान बना देता। इस रंजन ने जाहिर तौर पर रोहित की विनम्रता को डरपोकपन समझ लिया, अपनी अभिमानी प्रकृति के कारण स्थिति का गलत अंदाजा लगाया और खुद को नियंत्रित करने में विफल रहा। उसने जबरदस्ती रोहित की घोस्ट कैंडल पर कब्जा करने की कोशिश की, यहाँ तक कि खुले तौर पर उसे धमकी भी दी। कुछ सोचने के बाद जब रंजन की बांह उसके शरीर से गिरी तो उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो गया है। लगभग तुरंत ही उसने अपने अंदर के भूत का उपयोग करके पलटवार करने की कोशिश की। बिना किसी चिंता के उसे परवाह नहीं थी कि इस प्रक्रिया में रोहित गलती से मारा जाता है या नहीं। अपनी ही बांह हटाने की हिम्मत करना अपनी मौत को न्योता देने जैसा था। रंजन के शरीर से तेजी से एक दुर्गंध आने लगी, सड़े हुए मांस की गंध, फिर भी यह मजबूत और असहनीय थी। लोगों के बीच हमेशा एक अंतर होता है, क्या तुम्हें लगता है कि भूत नियंत्रकों के बीच कोई अंतर नहीं है? रोहित ने ठंडी नज़र से उसे घूरते हुए कहा। अगले ही पल उसके पीछे एक लंबी सिर रहित भूत छाया दिखाई दी। क्या? अपने पीछे एक भयानक उपस्थिति महसूस करते हुए ऐसा लगा जैसे कोई खूंखार भूत प्रकट हुआ हो और उसकी ओर बढ़ रहा हो। रंजन ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। सिर रहित भूत छाया एक विचित्र लाश की तरह उसके पीछे मंडरा रही थी, शांत और सांस रहित, चारों ओर एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सिर रहित भूत छाया एक छाया की तरह उस पर झपटी और गायब हो गई। भूत छाया उसके शरीर में घुस गई थी। रंजन तुरंत वहीं जम गया, हिलने में असमर्थ, और सड़न की तेज गंध भी रुक गई। उसके शरीर के अंदर का भूत शांत हो गया। अपर्याप्त रैंक के भूतों के लिए सिर रहित भूत छाया का सामना करना अपने काल से मिलने जैसा था। उस समय को छोड़कर जब पवन कुमार के दफन कफन ने इसका सामना किया था, कुछ ही भूत नियंत्रक इसका सामना कर सकते थे। हालांकि उसका शरीर हिल नहीं सकता था, उसकी चेतना बनी रही। उस क्षण के जुड़ाव में भले ही उसे अचानक पकड़ा गया हो, उनके बीच का अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। रंजन पूरी तरह से दबा दिया गया, रोहित का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सका। रोहित, शांत हो जाओ। अरविंद ने रोहित को अन्य भूत नियंत्रकों को दबाने की अनुमति दी थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह दूसरों को मार डाले। हालांकि भूत नियंत्रकों को एक साथ इकट्ठा करना अनुकूल नहीं था, लेकिन ये दृश्य देखकर वह अभी भी हस्तक्षेप करने की कोशिश किए बिना नहीं रह सका। हालांकि वह खुद एक भूत नियंत्रक नहीं था और केवल चिल्लाकर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकता था। अन्य भूत नियंत्रकों का भी लड़ाई रोकने का कोई इरादा नहीं था, वे केवल ठंडी अभिव्यक्ति के साथ इस दृश्य को देख रहे थे। किसी का रोहित का परीक्षण करना आदर्श था, ये देखने के लिए कि क्या घोस्ट आए रोहित की प्रसिद्धि उचित थी। आखिरकार रोहित के आसपास बहुत सारे रहस्य थे, और अगर रंजन उसे थोड़ा सा भी खुलासा करने के लिए मजबूर कर सकता तो इससे उन्हें यह मापने में बहुत मदद मिलती कि रोहित कहाँ खड़ा था। इसलिए भूत नियंत्रकों का उदासीन रवैया स्पष्ट रूप से स्पष्ट था।
मैं तुम्हें एक ताबूत भेजूंगा और आज से तुम हमेशा के लिए मेरी नज़र से गायब हो जाओगे। रोहित एक लाल रोशनी से चमक उठा। भूत डोमेन एक पल में खुल गया, पूरे सम्मेलन कक्ष को अपनी चपेट में ले लिया और फिर लाल रोशनी सम्मेलन कक्ष से बाहर फैल गई। केवल 3 सेकंड में इसने पूरे जिमखाना को ढक लिया था। उसने कुछ देखा और भूत डोमेन से सीधे उसे वापस पा लिया। एक सुनहरा बक्सा। ये जयपुर शहर में ऑपरेशन के लिए लाई गई आपूर्ति में से एक था, यह अनुमान लगाते हुए कि एक से अधिक भूत मौजूद हो सकते हैं। भूखे भूत के लिए बनाए गए विशेष बक्से के अलावा खूंखार भूतों को कैद करने के लिए डिज़ाइन किए गए अन्य कंटेनर भी थे। रंजन अब अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था, ताबूत की ओर बढ़ने लगा, मानो खुद को अंदर बंद करने का इरादा हो। भूत डोमेन। इस क्षण अरविंद का दिल आधा ठंडा पड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि एक बार भूत डोमेन खुलने के बाद उसके सामने सब कुछ झूठा हो सकता है। इसके बावजूद कि रोहित यहाँ रंजन से निपटता हुआ प्रतीत हो रहा था, ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि उसका असली शरीर पहले ही इस जगह को छोड़ चुका है या नहीं। रोहित, क्या हम यहीं रुक सकते हैं? अगली बैठक में मैं मुख्यालय से रंजन को सख्त सजा दिलाऊंगा और उसे उसके पद से स्थानांतरित कर दूंगा ताकि तुम दोनों फिर कभी एक दूसरे को न देखो। और मुआवजे के तौर पर मैं रंजन की सभी सब्सिडी तुम्हें हस्तांतरित करने को तैयार हूं। उसने रंजन की रक्षा के लिए शर्तों पर बातचीत करने की कोशिश की। आखिरकार रंजन एक काफ़ी कुशल भूत मास्टर था और अगर वह रोहित के हाथों मारा जाता है तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि रोहित की अपनी समझ के आधार पर अरविंद ये भी जानता था कि रोहित की कार्रवाई केवल रंजन को सबक सिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि इन लोगों के बीच अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए भी उसके जीवन का उपयोग करना था, ताकि बिना किसी कारण के दबाए जाने से बचा जा सके। लेकिन रोहित ने उसे बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। रंजन अभी भी नियंत्रित की तरह सुनहरे बक्से में प्रवेश कर गया, जैसे कि तारों से निर्देशित एक कठपुतली हो। एक बार अंदर सील हो जाने के बाद उसे एक खूंखार भूत की तरह कैद कर लिया जाएगा। अनियंत्रित रंजन ने बक्से में चलते हुए अपनी आंखों में डर दिखाया, एक तरह का डर जो खूंखार भूतों का सामना करते समय मौजूद नहीं था। खूंखार भूतों के खिलाफ वह विरोध कर सकता था या भाग भी सकता था, लेकिन रोहित का सामना करते हुए वह एक साधारण व्यक्ति जैसा लग रहा था। खूंखार भूतों द्वारा लाई गई शक्ति के बिना उसकी श्रेष्ठता की भावना और आत्मविश्वास एक पल में खो गया। एक सम्मानित भूत मास्टर का भाग्य अब किसी और द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। अपनी उच्च स्थिति से अचानक गिरना मौत के खतरे के साथ मिलकर निराशा और डर कैसे नहीं ला सकता था। ली जून, कृपया मदद करो, रंजन को बचाओ। अरविंद ने रोहित को समझाने में विफल रहने के बाद रंजन को बचाने के लिए ली जून से अनुरोध किया। जब तक इस लड़ाई को शांत किया जाता है तब तक जो कुछ बचा है वह महज छोटी मोटी बातें, मुआवजा, सांत्वना के शब्द हैं। किसी भी मामले में ये भ्रम में किसी को खोने से कहीं बेहतर था। विशेष बल के कप्तान ली जून उठ खड़े हुए। इस परिदृश्य में रोहित के भूत डोमेन के अंदर से किसी को बचाने की एकमात्र संभावना वही थे। अपने भूत डोमेन का भी उपयोग करना। उसके शरीर से एक अशुभ सियान हरा चमक निकली जो उसके दृढ़ चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह एक खूंखार भूत जितना ही भयानक लग रहा था। इस भयानक प्रकाश ने रोहित की लाल रंगत वाली दुनिया पर आक्रमण किया, जैसे कि चमक को बुझाने के लिए हो। ली जून, यह मेरा मामला है, हस्तक्षेप मत करो। रोहित ने अपने भूत डोमेन में विसंगति महसूस की और पीछे मुड़कर देखा, अपने माथे पर एक हाथ रखा। 2 भूत आंखें अतिव्याप्त हो गईं। भूत डोमेन के भीतर भूत डोमेन की एक दूसरी परत खुल गई। एक पल में ली जून का भूत डोमेन सीधे दबा दिया गया और यह जगह लाल रोशनी में लिपटी हुई दुनिया बनी रही। क्या ली जून को दबा दिया गया है? दूसरे लोग इस दृश्य को देखकर आंखें फाड़कर देखते रहे, बेचैन हो गए। विशेष बल के कप्तान ली जून एक शीर्ष भूत मास्टर थे जो मंडल में प्रसिद्ध रूप से जाने जाते थे और उनके पास एक अजेय भूत डोमेन था। फिर भी वह भी रोहित को रोक नहीं सका। ये भूत डोमेनों का टकराव है और ली जून हार गया है। रोहित का भूत डोमेन और भी भयानक है। भूत मास्टर प्रीतम ने आंखें संकरी कर ली, असहज महसूस कर रहे थे। इस संक्षिप्त टकराव और तेज हार ने रोहित और ली जून के बीच उभरे अंतर को और उजागर किया। यहाँ तक कि ली जून जैसा शीर्ष भूत मास्टर भी रोहित से एक अंतर रखता था, जिसका मतलब हर किसी के लिए कुछ स्पष्ट था। ये घोस्ट आई रोहित अब शायद बाकी सभी के समान स्तर पर नहीं था। उसकी ताकत सिर्फ 2 भूतों को नियंत्रित करने जितनी सरल बिल्कुल नहीं थी।